बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, PNC 24 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। जैसा कि मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम एक स्टार्ट किया हुआ आपकी राय के साथ, आज जो हमारा टॉपिक है वो है नए तालीमी बोर्ड। और आज के जो हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं वो किसी पहचान और उनकी जो शनाख्त करवाने की ज़रूरत नहीं है, जानी पहचानी शख्सियत है हमारे डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन की। और मैं ये समझता हूँ कि ऐसे जो हज़रात हैं, ऐसे जो लोग हैं, वो हमारे लिए एक सरमाए से जो कम है वो नहीं है, क्योंकि हमारे हम एक मुसलमान होने के नाते जो है वो इस दुनिया में आके ये अपना इस्लाम और इस्लाम के तौर तरीके वो भूल चुके हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस्लाम को और दुनियादारी को साथ लेके चलना जो है वो इस वक्त एक मुश्किल तरीन काम जो है वो बन चुका है। और जो हज़रात दीन पे और दुनियादारी के लिहाज से दोनों चीज़ों पे अमल करते हैं और उनको साथ लेकर चलते हैं, मैं उनको एक कीमती सरमाए से वो कम नहीं समझता। और उनमें ही माशाल्लाह से हमारे जो इज्तिमाब हैं, जनाब सैयद रोई साहब हैं, उनकी जो है वो एक उनका नाम जो है वो सर फहरिस्त आता है। तो मैं सबसे पहले जनाब सैयद रोई साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे लिए अपना कीमती वक़्त निकाला। और हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं, जिसका हमारा जो उन्वान है वो है नए तालीमी बोर्ड। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब सैयद रोई साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है जी अब्दुर्रहमान साहब, ठीक हैं आप? जी जनाब खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट फाट। आप सुनाएं कैसे मिजाज हैं? खैर खैरियत से हैं माशाल्लाह से? अल्लाह की बड़ी रहमत है। आप सुनाएं, आप कैसे हैं, ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट फाट। अच्छा जनाब, जो हमारा उन्वान है नए तालीमी बोर्ड, उसके हवाले से जो है वो हम ऑलरेडी जो है वो काफ़ी दिनों से डिसाइड कर रहे थे कि हम प्रोग्राम करें, लेकिन टाइम आपके वो कीमती टाइम की वजह से जो है वो हमारा टाइम एडजस्ट नहीं हो रहा था। तो सबसे मेरा जो पहला सवाल है आपके सामने वो ये है कि तालीमी बोर्ड क्या है और इनका जो है वो काम क्या होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने चैनल की वसातत से इस हसास मौजू पर अवामुन्नास से मुखातब होने का मौका दिया। किसी भी मुआशरे की तरक्की का जो अहम तरीन राज है वो तालीम है। जी बिल्कुल। मुआशरा और मुआशरे के लोग तभी कामयाब हो सकते हैं जब उस मुआशरे में तालीम आम हो। इल्म की बदौलत ही इंसान को अल्लाह करीम ने बाकी मखलूक़ात पर फजीलत अता की है। इस इल्म को फैलाने के लिए जो हुकूमतें होती हैं वो अपना जो लाए अमल तैयार करती हैं कि अपने मातहत तालीमी इदारों में किस तरीके से बच्चों को ऐसा माहौल फराहम किया जाए कि जिससे वो अपने इम्तिहानात के प्रोसेस से गुज़रें और गुज़रने के बाद फिर उस मुतलका बोर्ड से अपनी डिग्री वसूल करें और उसके बाद वो बावकार ज़िंदगी गुजारें मुआशरे के अंदर और रोज़गार तलाश करें। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल बजा फरमाया जनाब। इसके बाद मेरा जो आपसे दूसरा सवाल है वो ये है कि इन बोर्ड्स की जो डिग्री होती है कि वो वैलिड होती है या कि कहीं पे अप्लाई किया जाता है? थोड़े सा मुझे मौका देंगे आप? मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं ये कहना चाह रहा था कि बोर्ड का जो आपने क्वेश्चन किया मुझ पर कि बोर्ड का असल काम क्या होता है। बोर्ड का काम ये होता है कि जितने उसके एफिलेटेड इदारे होते हैं, जितने उसके मुल्हिक स्कूल होते हैं या इदारे होते हैं, उनका एक रिकॉर्ड अपने पास रखना और फिर उन बच्चों के इम्तिहानात का एक शेड्यूल जारी करना, फिर उसको बड़े मोहतात तरीके से इम्तिहानात जो है वो बच्चों के इम्तिहानात लेना, ये सारी चीज़ें उस प्रोसेस का हिस्सा होती हैं जब कोई बोर्ड बनाया जाता है। तो जो दीनी बोर्ड हैं हमारे मुल्क के अंदर, उनका भी सेम यही तरीक़ाकार है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा फ़र्क है कि बदकिस्मती से यहाँ पर जो हमारे मजहबी तालीमी बोर्ड हैं उन्हें मसालक की बुनियाद पर तकसीम किया गया है। देवबंद मसलक के अलग हैं, बरेली मसलक के अलग हैं, अल हदीस मसलक के अलग हैं, शिया के अलग हैं,
जमात इस्लामी जो हमारे मुल्क की एक मजहबी और सियासी जमात है, उसका अलग बोर्ड है। तो इनका काम भी यही है कि अपने साथ जो उनके मुल्क इदारे हैं उनका रिकॉर्ड रखना, इम्तिहानात का एक शेड्यूल जारी करना। यहाँ तक आपका दूसरा क्वेश्चन था कि आया इनकी डिग्री जो वैलिड है या नहीं है, तो ये जो बोर्ड है ये गवर्नमेंट से मंजूर शुदा है, हायर एजुकेशन की तरफ से इनकी डिग्री जो है वो इक्वल है MA। तो उमूमी तौर पे तो देखने में यही आया है कि अगर किसी जगह पे कोई डिग्री होल्डर जो है वो अप्लाई करता है और इसको इसके साथ अटैच करता है अपनी CV के साथ, तो काफ़ी हद तक ये बात देखने में आई है कि ये वायलेट है और इससे काफ़ी सारे लोगों को रोज़गार और नौकरियां मिली हैं। जी सर। जी बिल्कुल। तो हजरत ये जो इन बोर्ड में जो आपने थोड़ी सी डिफरेंस बताई है मुझे, ये कि आपने बताया कि मसालक के लिहाज से जो है वो बोर्ड अलग अलग होते हैं, मतलब कि बरेलवी का आपने कहा कि अलग होता है, अहले हदीस का अलग होता है, देवबंदी का अलग होता है। ये बोर्ड जो है वो एक मुल्का क्यों नहीं हो जाते, इनको इकट्ठा करके एक ही प्लेटफॉर्म के मुताबिक क्यों नहीं इनको लाया जाता? आ रही है ना, वो ये है कि इब्तिदा से ही, अब नहीं मालूम कि इसके पीछे हिकमत क्या थी, इब्तिदा से ही यही एक बुनियाद रखी गई है। लेकिन ये इस वक्त अगर आप देखें कि विफाकुल मदारस जो है वो रिप्रेजेंट करता है मसलक उलमाए देवबंद को, तो विफाकुल मदारस में 21,000 से ज़ायद जो है मदारस इस वक्त उनके साथ मुल्हिक हैं। इसी तरह जो तंजीमुल मदारस है, यानी जो बरेलवी मसले को रिप्रेजेंट कर रहा है बोर्ड, इसके साथ जो मदारस हैं वो तकरीबन 9,500 के लगभग मदारस हैं जो इसके साथ चल रहे हैं। इसी तरह जो शिया मसलक का विफाकुल मदारस शिया है, उसके साथ तकरीबन 550 या 600 के लगभग मदारस जो हैं वो इस वक्त अटैच हो चुके हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। तो हजरत इनके जो निसाब हैं, बोर्ड्स के जो निसाब होते हैं वो क्या एक जैसे होते हैं या इनमें भी डिफरेंस होती है? मेन फ़िक़्ह हनफी या फ़िक़्ह जाफरी कह सकते हैं आप, इनका तो बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन दीगर जो है उनका तकरीबन 19-20 के फ़र्क के साथ तकरीबन निसाब एक ही है, इसमें कोई ख़ास चेंजिंग नहीं है। बस थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे करके जो है ये एक निज़ाम बना हुआ है। जी जी ठीक हो गया। तो मेरा उसके बाद आपसे जो दूसरा सवाल है वो ये है कि ये जो नए बोर्ड फिलहाल बन रहे हैं, क्या ये रिप्रेजेंट कर सकेंगे इस हमारी से दूसरे बोर्ड पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा क्या? आज के हमारा जो टॉपिक है उसका आम तरीन सवाल है कि जो नए बोर्ड बनाए गए हैं, सबसे पहले ये क्या इनकी ज़रूरत थी, सेकंड में ये कि क्या ये बन तो गए हैं, क्या अब ये अपनी प्रोग्रेस भी दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ये एक आम तरीन सवाल आपने किया है माशाल्लाह। तो सबसे पहले तो ये है कि जो बोर्ड नए बने हैं इनकी ज़रूरत क्यों पेश आई। दरअसल जो चीज़ सामने आ रही थी, अगर मैं ये कहूँ कि नए बोर्ड के क़याम के बाद बहुत से मदारस ने इन बोर्ड की तरफ रुजू किया और अपने आप को इस बोर्ड के साथ जोड़ा, इसके साथ इल्हाक किया। तो ये अभी वादतुल मदारस के वाले से मैं कहूँ कि तकरीबन 4,500 के लगभग मदारस इस वक्त तक फरवरी से लेके अब तक जो है वो इसके साथ इलाक़ कर चुके हैं, वादतुल मदारस के साथ, सिर्फ एक बोर्ड के साथ। तो ये इतने लोगों का इस तरफ आना, ये इस बात की अलामत थी कि ये लोग या तो पिछले बोर्ड से मुतमईन नहीं थे या इनके साथ इक्वल सलूक जो था बराबरी का, वो सलूक इनके साथ नहीं किया जा रहा था। तो ज़ाहिर बात है जब ऐसी कंडीशन बनती है तो फिर ही लोग नए रास्ते पे चलते हैं। जब एक इंसान को किसी भी जगह पर कोई चीज़ मिल रही होती है या उसको वहाँ पे उसके हुकूक पूरे हो रहे होते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी और तरफ रुजू करता है। किसी और तरफ रुजू करना इस बात की अलामत होती है कि वो जो पहला निज़ाम होता है उस पर मुतमईन नहीं होते। तो पहली बात तो यह है कि जी बिल्कुल शायद इसकी ज़रूरत यही पेश आई है और लोगों का इस तरफ रुजू इस बात की तरफ निशानदेही कर रहा है कि ये शायद वक्त का तकाजा था। लोग कह रहे हैं, कोई इसको हुकूमती पॉलिसी कह रहा है, कोई इसको कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कहने वालों का क्या होता है, कहने वाले तो कभी भी किसी को माफ़ नहीं करते, आप कुछ भी कर लें।
تو لوگ آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے. یہ ایک بڑی. تو حضرت اس نئے بورڈ سے جو معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، نئے بورڈ کے بننے سے جو ہے آپ کی جماعت میں جو اختلافات پیدا ہو چکے ہیں، کیا ان کا کوئی سلوشن نکل سکے گا، یا اس کا جماعت پہ تو کافی میرے خیال میں نیگیٹو جو ہے وہ اثر پڑا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اہمیت کا حامل ہے. تو میں تھوڑی سی میں آتا ہوں جی صرف میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو بورڈ بنے ہیں، اب اصل ٹارگٹ بورڈ بننا کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ بن گئے ہیں. تو یہ براہ راست جو اس دفعہ بورڈ بنائے گئے ہیں، یہ براہ راست وزارت تعلیم سے منسلک ہیں. اب یہ اپنے آپ کو اس قابل بنا پائیں گے یا نہیں بنا پائیں گے؟ کیا امتحانی نظام کو اچھا کر کے دکھائیں گے یا نہیں دکھائیں گے؟ یہ ایک الگ ٹاپک ہے. اس پہ بھی چونکہ ورک جاری ہے، کچھ عرصے کے بعد ہی جو امتحانات کے شیڈول جاری ہوئے ہیں، ان کے امتحانات کے بعد ہی سمجھ میں آئے گا کہ آیا یہ جو نئے بورڈ بنے ہیں یہ کہاں تک کامیاب ہیں. رہی بات یہ کہ اس بورڈ کے قیام کے بعد جو ہماری جماعتی صورتحال ہے، دیکھیں عبد الرحمن صاحب، آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہاں پہ ہر جگہ پر اختلاف ہے. آپ کو کہیں بھی کوئی بھی ادارہ کسی بھی جگہ پر آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں اختلاف نہ ہو. ایون آپ اپنے ایک گھر میں ایک چھوٹا سا کچن تیار کرتے ہیں تو اس ایک کچن کے تیار کرنے پر جو آپ کی فیملی کے جو لوگ ہیں، اس میں آپ کی وائف ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے والدین ہیں، تو اس پر بھی ایک جو اختلاف ہے نا وہ سامنے آئے گا کہ اس کو ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسا ہونا چاہیے تھا. تو یہ اختلاف جو ہے یہ ایک پورے معاشرے میں ایک یہ چیز ہے. لیکن اختلاف کو اگر اختلاف ہی رکھا جائے تو یہ بری چیز نہیں ہے، لیکن اگر اس اختلاف کو بہت زیادہ آگے لے جائیں تو یہ نقصان دہ چیز ہوتی ہے. جو وقتی طور پہ جو اثرات سامنے نظر آ رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ العزیز تمام اختلافات ختم ہوں گے، اور انشاءاللہ العزیز سب علماء کرام اتفاق و اتحاد سے انشاءاللہ العزیز وحدت المدارس کی ترقی و کامیابی کے لیے انشاءاللہ اپنا کردار ادا کریں گے. تو یہ جو بھیڑ لگی ہوئی ہے اختلافات کی، بورڈز کی، جماعتوں کی، تو اس میں آپ کس بورڈ کو جو ہے ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ آپ کا کس بورڈ کی طرف جو ہے وہ زیادہ رخ جو ہے وہ جا رہا ہے؟ ہمارے پاس جو علماء دیوبند کو ریپرزینٹ کر رہا تھا وفاق المدارس العربیہ پاکستان ملتان سے، تو چونکہ علماء دیوبند کا ایک ہی وہ بورڈ تھا تو اسی کے ساتھ ہماری ہمدردیاں تھیں، ہماری دعائیں تھیں، سو اب بھی ہیں. لیکن چونکہ اب ہماری اپنی جماعت کا جو بورڈ ہے وہ باقاعدہ تشکیل پا چکا ہے اور اس کا نصاب جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے، اور اس کے بعد امتحانات کا شیڈول جو ہے وہ باقاعدہ جاری ہو چکا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ جمعیت اشاعت و توحید و سنت کا کارکن ہونے کی وجہ سے مجھے بہر صورت وحدت المدارس کو ہی ریپرزینٹ کرنا پڑے گا. سر جی بہت شکریہ. تو ناظرین، جیسا کہ آپ کو ابھی تک جو ہمارے پروگرام کی صورتحال نظر آئی، اس میں جو ہے وہ تعلیمی بورڈ جو ہیں ان کا نصاب بھی علیحدہ ہے، ان کے اختلافات بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ماشاءاللہ سے بلوچ صاحب نے جو ہمیں ہمارے سوالات کے جو جوابات دیے ہیں ان میں ہمیں ماشاءاللہ سے بہت اچھا جو ہے وہ رسپانس ملا ہے. تو بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جناب بلوچ صاحب کا، جنہوں نے اتنا قیمتی وقت جو ہے وہ ہمارے لیے نکالا اور ہمارے اس چینل کو اس قابل سمجھا کہ اپنے قیمتی وقت کو ہماری نظر کیا. تو بہت شکریہ جناب حضرت بلوچ صاحب. تو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.